नमस्कार, खबरों के खिलाड़ी में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। रुक करेंगे खबरों की ओर, जहां कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, नीट पेपर और यूजीसी नेट के पेपर लीक हुए हैं। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी, इजराइल और गाजा की लड़ाई को भी नरेंद्र मोदी ने रोक दिया था, लेकिन किसी ना किसी कारण में हिंदुस्तान में जो पेपर लीक हो रहे हैं उन्हें नरेंद्र मोदी नहीं रोक पा रहे हैं। यानी कटाक्ष यहां पर राहुल गांधी करते नजर आए और कहा कि आप रोकना नहीं चाहते हैं। क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा है, आपको सुनाते हैं। हजारों युवाओं ने कंप्लेन की थी कि हिंदुस्तान में नॉन स्टॉप पेपर लीक होते हैं, और आज आप सबको मालूम है कि नीट पेपर एंड यूजीसी एनईटी के जो पेपर्स हैं वो लीक हुए हैं और एक कैंसिल भी हुआ है। कहा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने यूक्रेन की लड़ाई रोक दी थी। मतलब एक ऑर्डर देके जो रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रही थी उसको रोक दिया था, ब्रेक लगा दी थी। इजराइल और गाजा के बीच में जो लड़ाई चल रही थी उसको भी नरेंद्र मोदी जी ने रोक दिया था। मगर किसी ना किसी कारण जो हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं उसको नरेंद्र मोदी रोक नहीं पा रहे हैं या रोकना नहीं चाहते हैं। नुकसान स्टूडेंट्स का होता है। और दिल्ली में यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर विरोध किया जा रहा है, और इसी बीच शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव गोविंद जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एनटीए द्वारा 18 जून को आयोजित यूजीसी नेट परीक्षा में 9 लाख छात्रों ने हिस्सा लिया था, और प्रथम दृष्टया मंत्रालय ने देखा कि परीक्षा में गड़बड़ी की संभावनाएं थी। मंत्रालय ने परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। परीक्षा की अगली तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी। साथ ही बताया कि मामला सीबीआई को सौंप दिया गया है। यूजीसी नेट की परीक्षा जो 18 जून को एनटीए ने कंडक्ट कराई थी, लगभग 9 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। 19 जून को यूजीसी को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के इंडियन साइबर क्राइम सेंटर कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C से कुछ इनपुट मिले। उस इनपुट को प्राइमा फेसी देखने से मिनिस्ट्री को ये अपीयर हुआ कि देयर इज अ चांसेस दैट एग्जामिनेशन हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। टू taking a very prompt action and with the aim to ensure student interest, the ministry has decided to cancel the examination. Next day of examination जल्दी ही कन्वे कर दी जाएगी, और इसके साथ ही मैटर को सीबीआई को भी रिफर कर दिया गया है, ताकि जो भी पॉसिबल अगर कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट है तो सभी लोगों को उनको खिलाफ और शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के तहत काम करने वाली स्वायत्त एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय की राष्ट्रीय साइबर अपराध खतरा विश्लेषण इकाई से गड़बड़ी के संकेत मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूजीसी नेट परीक्षा नए सिरे से आयोजित की जाएगी। सरकार के मुताबिक परीक्षा में गड़बड़ी के मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जा रही है। और बिहार में नीतीश कुमार सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। और इस मामले पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि हम इसे दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं। सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में ऐसे फैसले फासले बढ़ाते हैं। हमें याद है कि तमिलनाडु को भी लंबा संघर्ष करना पड़ा था, और हम भी तैयार हैं। मैं समझता हूं आरक्षण को लेकर के जो दायरा नीतीश जी और तेजस्वी जी की सरकार ने जो बढ़ाया था, वो उस पर जो रोक लगी है, इसे मैं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हम मानते हैं। ऐसे फासले बढ़ाते हैं सामाजिक न्याय की मंजिलों को हासिल करने में। हमें स्मरण है तमिलनाडु को भी बहुत वर्ष लगे थे, संघर्ष करना पड़ा था। हम भी तैयार हैं, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि ये जो पिटिशनर है, इनकी सामाजिक पृष्ठभूमि देखिए। पर्दे के पीछे से कौन लोग हैं जो ये काम करवाने को उत्सुक है, जिसमें वो बहुत ज्यादा उत्प्रेरक की भूमिका निभा रहे हैं। हमने जातिगत जनगणना के दौर में भी देखा। मैं आग्रह करूंगा, नेता प्रतिपक्ष हर चुनावी सभा में तेजस्वी जी बोलते रहे, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल करिए, इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए। देखिए उस ना करने के नतीजे में क्या हासिल हुआ। अभी भी आग्रह करेंगे। हमारे नीतीश जी की कृपा से ही एनडीए की सरकार चल रही है इस बार, तो वो कम से कम लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप
तुरंत ऊपर की अदालत में जाकर के अपना जो हकूक है एक बड़ी आबादी का, उसको हर तरह से उसको कोट किया जाए, हर तरह से उसको संरक्षित किया जाए। और मैं समझता हूं ये संघर्ष थोड़ा लंबा जरूर है, लेकिन हम हासिल जरूर करें। और दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम मोहन यादव ने सौजन्य भेंट की है। मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए सभी आवश्यक खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को मंजूरी देने से किसानों को बड़ी आर्थिक मदद मिलेगी। उनके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होगा। प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल जनकल्याणकारी भाव से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली सिद्ध होगी। एमएसपी में इस वृद्धि से प्रधानमंत्री मोदी ने अन्नदाताओं को दी गई पहली गारंटी पूर्ण होगी और देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमएसपी में वृद्धि के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार माना और किसानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। और जयपुर के सीएम कार्यालय में बजट को लेकर चर्चा के दौरान उद्योग व्यापार और कर सलाहकारों संघों के प्रतिनिधियों को सीएम भजनलाल शर्मा ने संबोधित किया है। और इस मौके पर सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में उद्योग की अपार संभावनाएं हैं और एक उद्योग की स्थापना से पूरे क्षेत्र का विकास होता है। उद्यमी न केवल रोजगार देता है बल्कि राजस्थान की नींव तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। राज्य सरकार उद्योगपतियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर इस तरह का बजट लाएगी जिसमें राज्य का 2047 तक का विजन शामिल होगा। और आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछले 2-3 महीने जब देश में आचार संहिता लगी हुई थी उस दौरान उन्होंने जब भी मुख्य सचिव को मीटिंग के लिए कहा उन्होंने आचार संहिता का हवाला दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव को मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर की तनख्वाह न मिलने के संबंध में मीटिंग के लिए कहा था, लेकिन वो आचार संहिता की बात कहकर मीटिंग में नहीं पहुंचे। जबकि इस दौरान वह दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी के उम्मीदवार और कई अन्य बीजेपी नेताओं के साथ बैठकें करते रहे। क्या कुछ उन्होंने कहा आपको सुनाते हैं। मैंने ये पत्र एमएचए को लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि पिछले 2-3 महीने जब ये आचार संहिता चली, जब मुख्य सचिव को किसी काम के विषय में कहा गया, मीटिंग के विषय में कहा गया, हर बार मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों ने कहा साहब इस वक्त आचार संहिता लगी हुई है। तो आचार संहिता के चलते मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर डॉक्टरों की तनख्वाहें रोकी गई और मैंने मीटिंग बुलाई तो मुझे कहा गया आचार संहिता लगी हुई है, डॉक्टरों की तनख्वाह रुकी रहे मगर आचार संहिता लगी हुई है इसलिए मीटिंग नहीं हो सकती। अस्पतालों के अंदर दवाइयों की कमी हुई तो मैंने मीटिंग बुलाई तो मुख्य सचिव ने खुद फाइल पे लिखा है कि क्योंकि आचार संहिता लगी है तो इस तरीके की मीटिंग नहीं हो सकती। और दिल्ली में जल संकट को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली में टैंकर माफिया से आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक वसूली करते हैं और दिल्ली की जनता के हक का पानी चोरी करवा बेचा जाता है, यानी पानी को चोरी करवाकर बेचने का आरोप लगाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा हम लगातार कहते रहे कि आज फिर दोहराते हैं, दिल्ली में जल संकट नहीं, दिल्ली में जल भ्रष्टाचार चल रहा है जिसमें दिल्ली की पूरी सरकार और आम आदमी पार्टी इसमें मुख्य रूप से शामिल है। और आपको रिसोर्स पूरा है तो फिर इस बात पर एलिगेशन क्यों, चर्चा क्यों? एलिगेशन और चर्चा इसलिए कि ये अपनी जिम्मेदारी निभाने में सक्षम नहीं है। इनके पास जब भी जिम्मेदारी आती है, चाहे वो निगम में आई तो निगम का भी सारी लचर परिस्थितियां आप सबके सामने हैं, दिल्ली सरकार के बाकी विषय भी जो जनता के लिए होने चाहिए उन सब में भी इनका भ्रष्टाचार, इनका नॉन प्लानिंग, इनका नॉन एग्जीक्यूशन, यही स्थिति दिल्ली के पानी को लेकर के है। आज दिल्ली की जनता जो प्यासी है उसकी जिम्मेदार केजरीवाल जी की सरकार है। कहां है विधानसभा का स्पेशल सत्र? क्या इस विषय पे विधानसभा का स्पेशल सत्र नहीं होना चाहिए? सारी बातें डिस्कस होंगी। आप विधानसभा के स्पेशल सत्र में यह भी बता सकते हैं कि आपने पिछले 10 साल में, 9 साल में आपने कौन कौन सी दिल्ली की पाइप को ठीक करने का प्रयास किया। वो तो टेंडर से होता है, काम दिया गया होगा, किसी को बदली भी गई होगी,
लेकिन आज आपका ध्यान जैसे इस पे जाएगा, आपको भारी निराशा होगी, आपको भी होगी और दिल्ली की जनता को भी होगी भारी निराशा। ये कैसे जनता के इतने बड़े शत्रु हो सकते हैं? इनकी कोई भी बात आज के 15 दिन पहले नहीं सुनाई दी होगी आपको। इनकी सारी बातें तभी सुनाई दे रही है जब जनता त्राही त्राही कर रही है। संसार में कोई ऐसी राज्य की, निगम की या कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो तब बोलना शुरू करती है जब बिल्कुल व्यक्ति मृत्यु के कगार पे खड़े होते हैं। हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी ने बिल्कुल सही कहा है, दिल्ली प्यासी मर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये एक निकम्मी सरकार है जो दिल्ली को जानबूझकर प्यासा मार रही है, केवल अपने भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करने के लिए और केवल इलीगल टैंकर माफिया को प्रोत्साहित करने के लिए। और आपके माध्यम से यह जरूर कहना चाहूंगी माननीय मंत्री आतिशी जी को, उनका अनशन केवल उनके निकम्मेपन को परिलक्षित करता है। सत्ता तो 1 दशक तक भोग ली, लेकिन जब जनता के लिए काम करने की बात आई तो आप काम नहीं करते हैं। दिल्ली में जितनी भी पाइपों की लीकेजेस हो रही हैं, क्या आपको दिखता नहीं है? कहां है आपके चुने हुए विधायक? 60 से ज्यादा विधायक हैं आपके पास। जीके विधानसभा का उदाहरण पुनः आपके समक्ष रखती हूं। दिल्ली जल बोर्ड के मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर पाइपलाइन बर्स्ट हुई थी। वहां के स्थानीय लोग चुने हुए आम आदमी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के पास गए, लेकिन उन्होंने तो सत्ता के मुंह में मदमस्त होकर अपनी आंखें मूंद ली। मैं आतिशी से पूछना चाहता हूं, जब मूनक नहर का निर्माण हो रहा था तो 124 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार को अपने हिस्से का हरियाणा को देना था, वो पैसा नहीं दिया। उसके बाद भी हरियाणा पानी दे रहा है। जो अतिरिक्त पानी दिया उसका 98 करोड़ रुपया दिल्ली की सरकार को हरियाणा सरकार को देना था, उसका एक पाई पैसा नहीं दिया। और उसके बावजूद भी जब रिपोर्ट आ गई है कि पूरा पानी हरियाणा सरकार की ओर से मिल रहा है, तो आतिशी को झूठ बोलना बंद करना चाहिए। इससे पहले आतिशी यह कह रही थी कि हिमाचल ने पानी छोड़ दिया है, लेकिन हरियाणा ने उस पानी को रोक लिया है। हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हमने कोई पानी छोड़ा ही नहीं है। तो जो आतिशी ने दिल्ली के लोगों से झूठ बोला है, मीडिया के सामने झूठ बोला है, उनको माफी मांगनी चाहिए। 15 तारीख को मैं मूनक नहर पर गया था और मैंने वहां पर पानी, मेरे साथ कुछ मीडिया के लोग भी थे, मैंने पानी वहां पर जिस प्रकार से मूनक नहर से हरियाणा से आते हुए देखा, जैसे हरिद्वार में हम जाते हैं तो पानी का फ्लो बड़ी तेजी से आ रहा था। पानी हरियाणा पूरा दे रहा है और हरियाणा सरकार को बदनाम करने का काम मैडम आतिशी कर रही हैं। दूसरी घटना जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कही है कि पानी टैंकर माफियाओं का राज है। 2 दिन पहले मैं सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा में, जहां एक पानी की बहुत बड़ी टंकी है, 1 लाख लीटर पानी उस टंकी में आता है। 1 लाख लीटर पानी उस टंकी में था, लेकिन वहां के 500 मीटर के आसपास की लगभग 400-500 महिलाएं वहां पर धरना देकर बैठी हुई थी और 3 टैंकर वहां पर लगे हुए थे जो पानी वहां से भर रहे थे। और मेरे अंदर जाने के बाद एक टैंकर तो गलती से निकल गया, बाकी दूसरे टैंकरों को हमने निकलने नहीं दिया। और जैसा मैंने पहले कहा, आप दिल्ली शहर के हर नुक्कड़ पे चले जाइए, हर कोने पे चले जाइए, आपको 20-20 लीटर के जार मिल जाएंगे पानी के। अगर सही मायनों में पानी की किल्लत है दिल्ली में, तो फिर वो जार कहां से आ रहे हैं? पैसे देकर टैंकर कहां से आ रहे हैं? वो टैंकर माफिया जो आम आदमी पार्टी के विधायक और मंत्री पालते हैं, उसकी जो कमीशन आम आदमी पार्टी को मिलती है, उसके बारे में एक शब्द नहीं बोलते। और ऐसा एक नहीं, कई दर्जनों विधायक हैं इनके जो टैंकर माफिया का काम करते हैं। 2018 में मैंने जैसे कहा कि अरविंद केजरीवाल ने लगातार पंजाब और हरियाणा पर आरोप लगाए थे, लेकिन तब भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने
2021 में जब रिपोर्ट आई सर्वोच्च न्यायालय की, उसके बाद भी केजरीवाल सरकार को फटकार लगी थी। तो एक तरफ दिल्ली में सियासी संकट भी गहराया हुआ है, वहीं जल संकट भी लगातार गंभीर होता जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां देश की राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली की जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। पानी की किल्लत को लेकर बीजेपी के पूर्व मेयर जयप्रकाश जेपी ने लोगों से बात की, तो पानी के लिए तरस रहे लोगों ने दिल्ली सरकार के विरोध में नारेबाजी की और पीने के पानी की मांग को लेकर सरकार से गुहार लगाई। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने हर महिला को हर महीने 1500 रुपए देने के चुनावी वायदे किए थे। ऊना में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 18 साल से ज्यादा उम्र की पात्र महिलाओं को 1500 रुपए हर महीने देने का प्रावधान है। योजना के आगाज कार्यक्रम में लाभार्थी महिला को बीते 3 महीने का राशि एक मुश्त प्रदान की गई है, जहां उन्हें 4500 यानी 1500 रुपए 3 बार दिए गए हैं। और योजना के पहले चरण में ऊना की 5 विधानसभा क्षेत्रों की कुल 7280 महिलाओं को 3,27,60,000 रुपए दिए गए। इस मौके पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस जो कहती है उसे करके दिखाती है। कि कोई फॉर्म मत भरो, चुनाव आयोग के पास गए, चुनाव आयोग से ये रुकवाया कि महिलाओं के पैसे नहीं डलने चाहिए थे, लेकिन हमने राजनीतिक भाव नहीं देखा। चुनाव होने के बाद हमने अपनी कमिटमेंट को बताया है और हमने जो कहा था, अभी जून पूरा नहीं हुआ, 30 को होना है जून पूरा, हमने जून की भी एडवांस में किस्त डाल दी। हम जो कहते हैं वो करते हैं, यही हमारा दायित्व है, यही गुड गवर्नमेंट के लिए गुड गवर्नेंस का होना जरूरी। तो हिमाचल प्रदेश में भी लगातार सियासी वार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए खबरों के खिलाड़ी में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।